हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। तो आप लोग पढ़ने आए हैं हैरोडोमर का मॉडल, ठीक है करा देंगे, बट उससे पहले बता देती हूँ कि आता क्या है पेपर में। इससे देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास ये सुंदर सा प्यारा सा एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। अगर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है तो ठीक है, स्किप कर दो इस वीडियो को। बट अगर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता तो मैं बता रही हूँ कि आज की वीडियो में ये न्यूमेरिकल तुम यहाँ से लेकर ही जाओगे, दिमाग में घुसा कर ही जाओगे, एंड 100% ये न्यूमेरिकल पेपर में सही करके ही आओगे, मेरी गारंटी है 100%। और देखो इसमें क्या आता है, मैम ये इतने सारे रेट्स, ओ माय गॉड, हम परेशान हो जाते हैं। GN क्या है, GW क्या है, GA क्या है, CR N + T। भाई साहब इतनी टर्मिनोलॉजीज, दिमाग का दही कर दिया बिल्कुल ही। कोई बात नहीं, करा देंगे, सब समझा देंगे, सब दिमाग में बिठा देंगे, दही नहीं करवाएंगे आपके दिमाग की। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको ये सब चीजें पढ़नी है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एंड आई एश्योर यू जब इस वीडियो से बाहर निकलोगे ना, तुम कहोगे भाई साहब हैरोडोमर का कोई क्वेश्चन पूछ लो, मुझे आता है। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, अगर GD पढ़ने आए हो ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने आए हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम दोनों सेम चीजें नहीं है क्या? अरे नहीं है, दोनों सेम चीजें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। बता देते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए पहले बना देते हैं एक दरार इन दोनों में। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ अलग चीज है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज है। मैम ये तो दोनों सेम ही लगती है। नहीं, सेम नहीं है। देखो क्यों, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात करते हैं, ठीक है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बहुत सारे पैरामीटर्स की बात करते हैं। समझ रहे हैं कैसे? देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने बात करी सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि UK, USA, चाइना, दुबई, ये सब कंट्रीज मेरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑलरेडी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्योंकि उन कंट्रीज की बात कर रही हूं जिनको अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, जो कि है मेरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब अभी वो अंडर डेवलपमेंट के स्टेज पर है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब फर्क क्या है दोनों में मैम, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज? देखो जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो प्रॉब्लम्स है पॉवर्टी की प्रॉब्लम, मतलब अभी भी वहां पर भुखमरी है। वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, लोगों को वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत ही लो है, ठीक है। 2 मील्स में भी गुजारा कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, तो वो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, ठीक है। देन लोगों की इनकम बहुत कम है, जितना वो काम कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंगली उनको इनकम ही नहीं मिल रही है उतनी। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ही ज्यादा है, मतलब बच्चों की मृत्यु, बच्चों की डेथ्स हो रही हैं बहुत ज्यादा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज में ये सारे जो पैरामीटर्स है ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एजुकेशन, ये सब पैरामीटर्स को वो क्लियर कर चुकी है, उस पर टिक मार चुकी है। ये सारे पैरामीटर्स पे अब वो ध्यान नहीं देती क्योंकि वो इससे उभर चुकी है। वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इन सारे पैरामीटर से उभर चुकी है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। तो हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज में क्या चीज नोटिस करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनकम पर ध्यान देते हैं, जबकि इनकम के साथ साथ हम लोग अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में इन सारे पैरामीटर्स पर भी ध्यान देते हैं। देयरफॉर यही डिफरेंस है इन दोनों में कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फोकस्ड है, ठीक है। और इनकम फोकस्ड कंट्रीज कौन सी कंट्रीज है? डेवलप्ड कंट्रीज है। देयरफॉर डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। अब देखो एक और चीज, जो हमारा ये मॉडल पढ़ने आया हो ना, तुम हैरोडोमर का मॉडल क्लिक कर दिया तुमने फटाफट। सबसे पहले ये चीज समझो कि जो हैरोडोमर का मॉडल है ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, सिर्फ
डेवलप्ड कंट्रीज जो अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना चाहती है एक लेवल पे, उसकी बात करता है हमारा हैरेडोमर का मॉडल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हैरेडोमर के मॉडल में हमारे को क्या देखने को मिलता है, वही चीज जो आपको बताई कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है। दैट मीन्स ये डेवलप्ड कंट्रीज की बात करती है। ठीक है, जो कि अपना स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद देखो जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, सेविंग पे और कैपिटल आउटपुट रेशो पे। समझा देते हैं कैसे। देखो सेविंग बढ़ेगी, जब सेविंग बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा हमने बचत करी हुई होगी उस अमाउंट को हम आगे किसी चीज में लगाएंगे, उससे हमारे को प्रॉफिट जनरेट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे बैंक में 10,000 रुपये सेव्ड पड़े हैं। मैंने क्या सोचा कि मैं ना इससे एक नया फ़ोन खरीद लेती हूँ या पेन टैब खरीद लेती हूँ और उससे उसको यूज़ करके मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी और उन वीडियोस से मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैंने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर मैंने और रेवेन्यू जनरेट करने का सोचा। दैट मीन्स जो हमारी सेविंग है, अगर हमारे पास सेविंग्स पड़ी हैं तो हम उसको इन्वेस्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली सेविंग से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो हमारे पास कैपिटल जनरेट होगी। जो मैंने एसेट बनाया ना, मैंने पेन टैब खरीदा तो मेरा वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया, कैपिटल स्टॉक हो गया। उस कैपिटल स्टॉक से मैंने आउटपुट प्रोड्यूस करी। आउटपुट क्या होगी, जो मैं वीडियोस डालूंगी उससे जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा वो मेरा आउटपुट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सेविंग को इंक्रीज करके ये सारा प्रोसेस मैं कर सकती हूँ। देयरफॉर जो मेरी इनकम है वो डिपेंड करेगी सेविंग पर डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब अगर मेरी सेविंग्स बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम बढ़ जाएगी। दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर सेविंग कम होगी तो इनकम कम, सेविंग कम होगी तो मेरी इनकम भी कम होगी। दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो सेविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ। सेकंड चीज देखो, कैपिटल आउटपुट रेशो की बात हो रही है। उसने बोला कैपिटल आउटपुट रेशो इनवर्सली रिलेटेड होगा। अब देखो मैडम जी कैसे, देखिए कैपिटल आउटपुट रेशो बताती है हमें कि मैंने कितनी कैपिटल लगाई और उस कैपिटल लगाने से मुझे कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने 2 यूनिट मशीन के लगाए तो 2 यूनिट मशीन ने मुझे 100 यूनिट्स बनाकर दिए प्रोडक्ट के। ठीक है, 2 यूनिट्स मशीन के मुझे 100 यूनिट्स बनाकर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो मेरा रेट कितना आ गया, 0.02%। ओके, उसी तरह से उसी 2 यूनिट से अगर मुझे 200 यूनिट मिलने लग जाए, 200 यूनिट मिलने लग जाए तो मेरा रेट कितना आएगा, 0.01। ठीक है, और अगर उसी से मुझे 300 यूनिट मिलने लग जाए तो मेरा रेट और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अगर ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको डिवाइड करूं तो ये मेरा रेट और कम आ जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैपिटल आउटपुट रेशो जितनी कम उतना अच्छा। 2 यूनिट से अगर 100 यूनिट बन रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर 2 यूनिट से 200 यूनिट बना पा रही हूँ तो भाई साहब और अच्छी बात है। और अगर उससे और ज्यादा यूनिट्स बना पा रही हूँ, 300 यूनिट बना पा रही हूँ, तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो जितना जितना मेरा ये रेट कम होता जाएगा, जितना कैपिटल आउटपुट रेशो कम होएगी उतना मुझे फायदा होगा। दैट मीन्स जो मेरा कैपिटल आउटपुट रेशो है वो जितना कम उतनी इनकम ज्यादा, उतनी ग्रोथ ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा आउटपुट बना पा रही है। और जितना मेरा कैपिटल आउटपुट रेशो ज्यादा उतनी मेरी इनकम कम। क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, उल्टा। रेशो के कम होने से इनकम बढ़ रही है, रेशो के बढ़ने से इनकम कम हो रही है। दैट मीन्स जो मेरा कैपिटल आउटपुट रेशो है वो इनवर्स रिलेशन शो करता है। ठीक है, ग्रोथ हमारी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पहला सेविंग्स, दूसरा हमारी कैपिटल आउटपुट रेशो। सी ले लेते हैं इसको या वी ले लो। ठीक है, वी ले लो। ठीक है, अब जो हमारा सेविंग्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है, और जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है, उल्टा। ओके, ये दोनों चीजें हमको क्लियर हो गई। अब अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई ना तो फॉर्मूला कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, भूल जाओ फॉर्मूले को। देखो फॉर्मूला को कैसे लर्न करेंगे अब हम।
ग्रोथ रेट मतलब जी इज द फंक्शन ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स के बढ़ने से ग्रोथ बढ़ेगी, सेविंग के कम होने से ग्रोथ कम हो जाएगी, दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट अगर मैं कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करूं तो इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है इट इज द फंक्शन ऑफ 1/c या 1/c मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, तो 1/c, राइट। तो अगर ग्रोथ मेरी डायरेक्टली रिलेटेड है सेविंग्स और इनवर्सली रिलेटेड है कैपिटल आउटपुट रेशियो से, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ दैट ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स अपॉन में मैंने लिख दिया, सॉरी, अपॉन में मैंने लिख दिया मेरा सी, दैट मीन्स ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। बन गया मेरा फॉर्मूला, ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक से डायरेक्टली रिलेटेड है और एक से इनवर्सली रिलेटेड है। बन गया भाई साहब फॉर्मूला। मैम इतना इजी था ये तो, इतना इजी था ये तो, बस यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगा देना। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। देखिए सेविंग रेट हमको गिवन है 25% इकोनॉमी में, ठीक है, लिख लो सेविंग कितना है 25% है, एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 5, दैट मीन्स V इज 5/1, ठीक है। अब उसने क्या मांगा है आपसे, व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द हैरेट-डॉमर का मॉडल। हैरेट-डॉमर मॉडल के अकॉर्डिंग, हैरेट-डॉमर मॉडल का फॉर्मूला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको ग्रोथ रेट निकालना है। G इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, ये हमको रेशो में गिवन है 5/1, ये हमको रेशो में गिवन है। एक चीज हमको परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज को क्या करेंगे पहले रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ का फॉर्मूला है सेविंग्स अपॉन 5/1 मतलब रेशो, ठीक है। 25/100 मतलब 1/4, ये ऊपर ले जाओ 1/5, दैट मीन्स 1/20। तो मेरे पास ग्रोथ की रेशो आ गई 1/20। अब मेरे पास आंसर किस में है, आंसर तो मेरे पास परसेंटेज में है। आंसर परसेंटेज में है तो 1/20 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो मेरे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा विच इज 5%, ठीक है, 5%। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है दैट मीन्स ये आंसर मेरा सी है 5%, ठीक है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं आपको देखूंगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है या नहीं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं। सेविंग रेट हमको गिवन है 20%, ठीक है। द इकोनॉमी इंक्रीजेस इट्स सेविंग रेट बाय 20%। पहले 20% था और इंक्रीज आया कितना, 20% और इंक्रीज आ गया, मतलब 20% का 20% उसने दैट इज दिया भी है, दैट इज 20% ऑफ 20%, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। सेविंग रेट पहले 20% था, उसमें 20% में भी 20% इंक्रीज आया, तो क्या करेंगे 20/100 इंटू 20/100 करो, और ये 400 था, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 4/100, राइट। दैट मीन्स इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो परसेंटेज में आ जाएगा मेरे पास 4%, ठीक है। पहले 20% था, इंक्रीज कितना आया 20%, तो 20% कितना हुआ 4%, 20% का 20% इज 4, ठीक है। तो पहले 20% इंक्रीज था, फिर इंक्रीज 4% और हो गया, ठीक है, 4% और हो गया, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया 24%। दैट मीन्स मेरी सेविंग्स इंक्रीज हुई बाय 24%। अब देखो एक और चीज, दूसरी चीज क्या बोलती है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो मेरी 4 है, ठीक है। मेरे पास सेविंग परसेंटेज में आ गई है, मेरे पास कैपिटल आउटपुट रेशियो 4/1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको परसेंटेज को पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखो ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स, सेविंग कितने 24/100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ग्रोथ निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 24/100 इंटू 1/4, 6, रेशो कितनी आई 6/100। मेरे को किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए, क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 6%। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे अब
प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल वाला पार्ट डन है, क्वेश्चन करते रहो, इसके प्रैक्टिस निकालो क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो प्रैक्टिस, ठीक है। अब देख लीजिए आपके की पॉइंटर्स, इस मॉडल को लेकर कुछ की पॉइंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज देखो, ये केन्स भाई साहब तो हर जगह घुसे ही हुए हैं, यहाँ पर भी घुस गए हैं। जो हमारा हैरेड डॉमर का मॉडल है ना, हैरेड व्यू में उसने केन्स का ही इन्फ्लुएंस लेकर, केन्स से ही इन्फ्लुएंस होकर ये मॉडल निकाला है। केन्स हमारा शॉर्ट रन की बात करता है, बट ये मॉडल हमारा लॉन्ग रन की बात करता है, ठीक है। एक डिफरेंस आ गया, लिया उसी का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, बट उसने क्या किया, उसने शॉर्ट रन की बात करी, केन्स ने शॉर्ट रन की बात करी, बट हैरेड डॉमर ने अपने मॉडल में लॉन्ग रन की बात करी है कि लॉन्ग रन में कैसे बिहेव करती है इकोनॉमी, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसा यूनिक रेट चाहिए, एक ऐसा यूनिक एक्सटेंशन किसका, पहले तो केन्जियन एनालिसिस का, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब वो एक ऐसा यूनिक रेट की बात करता है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, लोगों की सेविंग्स की बात करता है ना, तो सेविंग बढ़े, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इनकम भी इंक्रीज हो रही हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इनकम, क्वांटिटेटिव फॉर्म में बात करेगी तो इनकम की भी इंक्रीज होनी चाहिए और सेविंग्स भी इंक्रीज होनी चाहिए उस कंट्री में, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होनी चाहिए। एंड वो बात करता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो बंदा बाहर काम करने के लिए जाना चाहता है उसको काम मिले, अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क विल गेट वर्क, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर ये तीनों पैरामीटर्स हो रहे हैं कंट्री में फुलफिल, ठीक है, तो उस कंट्री को मैं डेवलप्ड कंट्री बोलूंगी और वो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेज पर है। समझ में आया? तो ये तीनों चीजें वो चाहता है कि लॉन्ग रन में ये तीनों लेवल्स मेंटेन करे जाएं, ठीक है। और ये आया कब था मॉडल, हमारा 1939 में आया था हैरेड का पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं इसकी कुछ एजम्पशंस की। एजम्पशंस क्या बोलती हैं, दैट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होना चाहिए। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है अगर मैंने 2 गुना इनपुट बढ़ाया है तो मेरा आउटपुट भी 2 गुना बढ़े, 3 गुना इनपुट बढ़ाया तो 3 गुना इनपुट आउटपुट बढ़े, 10 गुना इनपुट बढ़ा रही हूँ तो 10 गुना ही आउटपुट में भी इंक्रीज है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देन वी कम अक्रॉस कांस्टेंट सेविंग रेट। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम कुछ है और मैं उस इनकम का 10% पार्ट सेव कर रही हूँ, ठीक है, 1 मंथ में मैंने उसका 10% पार्ट सेव किया, तो मैं क्या चाहती हूँ कि अगर ग्रोथ चाहिए तो एटलीस्ट हर महीने मैं इतना तो सेव करूँ ही, 10% तो मैं सेव करूँ ही, दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली मैं 10% सेव कर रही हूँ हर बार, ठीक है, यही मैं चाहती हूँ। तो कांस्टेंट सेविंग रेशो। देन क्लोज्ड इकोनॉमी नो ट्रेड, मतलब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, हो रहा है बट हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि हम अपनी खुद की कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी एज्यूम कर लिया उसने। देन कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो बताया था आपको, अगर 2 का यूनिट लगाकर 100 यूनिट बना रहा है तो अच्छी चीज है, बट अगर 200 यूनिट बना रहा है 2 के इनपुट से तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो एटलीस्ट कांस्टेंट तो रहे ना कैपिटल आउटपुट रेशो, ऐसा तो ना हो ना कि 2 यूनिट से पहले 100 यूनिट बन रही थी और फिर 2 से 50 बनने लग गई तो वो तो लॉस हो जाएगा। तो वो चाहता है कि एटलीस्ट 2 से 100 तो बने ही ना, वो रेट तो एटलीस्ट कांस्टेंट रहे ही, तो यही बात वो करता है। देन वी कम अक्रॉस फुल एम्प्लॉयमेंट। बता दिया पहले ही कि वो चाहता है कि जो काम ढूंढने जा रहा है उसको काम मिल जाए, सिंपल। देन नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मतलब जो भी कोई इकोनॉमी ग्रो करना चाह रही है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट उसमें कोई भी अड़चन क्रिएट ना करे उसकी ग्रोथ प्रोसेस में, ठीक है, वो ये इसकी assumptions है। चलिए अब आगे सबसे बेकार चीज, सबसे आपको जो डिफिकल्ट लगती है, बेकार नहीं बोलूंगी, सबसे डिफिकल्ट चीज जो कि है रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो 3 रेट्स हैं, एक्चुअल रेट, वारंटेड रेट और नेचुरल रेट। देख लेते हैं एक और स्लाइड लेके। देखिए हमने ग्रोथ रेट्स में 3 रेट्स की बात करनी है। पहला एक्चुअल रेट। जब भी एक्चुअल रेट की बात आए तुम बोलोगे रियल, मतलब रियलिटी में हम लोग इस रेट पर अभी डेवलपमेंट हो रही है, रियलिटी में अभी इस रेट पर डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल से लेकर अब इस साल तक मेरे को 10% की ग्रोथ मिली, इकोनॉमी को 10% की ग्रोथ मिली मेरी कंट्री को, तो मैं क्या बोलूँगी उसका जो रियल रेट है वो 10% है,
मतलब जो एक्चुअल रेट उसका आया है वो 10% है, ठीक है। दूसरी चीज वारंटेड, वारंटेड, वारंटेड होता है, जब भी वारंटेड की बात आए ना तो आप लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मेरे को एटलीस्ट इस कंट्री को 20% ग्रोथ तो हर बार हो, ठीक है। एक्चुअल में हो कितनी रही है, 10% हो रही है। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस कंट्री से कि उस कंट्री को 20% की ग्रोथ हो, तो मैं वो मेरा हो गया वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है, जितना मैं चाह रही हूँ। नेक्स्ट हो गया नेचुरल ग्रोथ रेट, मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से, इस अवेलेबल रिसोर्सेज से मैं कितना ज्यादा ग्रोथ रेट अचीव कर सकती हूँ। अवेलेबल रिसोर्सेज में हमारे पास लेबर आ सकता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी आ सकती है, हमारे पास लेबर भी आ सकता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट में मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है मैं उससे कितना ग्रो कर सकती हूँ। आई थिंक तीनों का मतलब तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। पहली चीज, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ग्रोथ इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग्स एंड इनवर्सली रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। मतलब रियलिटी में मेरी कंट्री का जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगी, डन, ठीक है। वही देखो, सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, डन। देन वी कम अक्रॉस वारंटेड ग्रोथ रेट, वारंटेड मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब मैं इतना चाहती हूँ ग्रोथ करना। तो अगर मैं कुछ चीज चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट भी होगी, जो चीज मेरी उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सके, ठीक है। उसमें देखो, तो मेरा जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो सेविंग पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो बढ़ानी ही बढ़ानी है, वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है ही है, बट वो कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब मुझे कितनी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है उस पर भी जो मेरा रेट है वो डिपेंड करेगा। कैसे, देखो, ओके, देखो वारंटेड ग्रोथ रेट में फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स अपॉन CR, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड करेगी सेविंग पे, सबको पता है, ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ सेविंग्स, डायरेक्टली रिलेटेड। बट वो कैपिटल रिक्वायरमेंट से इनवर्सली रिलेटेड कैसे है मैम, जैसे जैसे मेरे को कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मतलब मुझे और ज़्यादा कैपिटल खरीदनी है, मैं अवेलेबल कैपिटल से उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अभी मुझे और कैपिटल लानी है, दैट मीन्स अभी मेरी इनकम कम है, ठीक है। बट अगर मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, मेरे पास अवेलेबल कैपिटल है, तो उस कैपिटल को यूज करके मैं अच्छी प्रोडक्शन कर पा रही हूँ और मेरी इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा तो इनकम कम, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम तो इनकम ज्यादा, समझ में आया। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। 10 जो हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी, सेविंग रेट पे और कैपिटल रिक्वायर्ड पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट की। नेचुरल ग्रोथ रेट मतलब जितनी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे हम कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम रिसोर्सेज में किस किस को इंक्लूड करते हैं, लेबर को, ग्रोथ ऑफ लेबर को और टेक्नोलॉजी को, पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को यूज कर मैं कितनी ग्रोथ कर सकती हूँ वो मेरा नेचुरल ग्रोथ रेट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हो गई आपको क्लियर। अब जब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होंगी तो वो मेरी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। दैट मीन्स मैं लॉन्ग रन में ग्रो तब कर पाऊंगी जब ये तीनों रेट्स इक्वलाइज हो जाएंगे, ठीक है। जब इन तीनों को इक्विलिब्रियम पे देखूंगी तो उसको मैंने एक बड़ा सुंदर सा नाम दिया है, वो है नाइफ एज इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको हमने नाम दिया है नाइफ एज इक्विलिब्रियम का। नाइफ एज कैसा होता है, तेज तरार धार होती है ना चाकू की, बिल्कुल वही है ये, ठीक है। चाकू की धार की बात हो रही है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो जब ये तीनों रेट्स इक्वल होंगे तो नाइफ एज इक्विलिब्रियम। बट अगर इसमें कुछ डाइवर्जेंस आ जाती है, जैसे कि ऐसे, ये बढ़ गया तो ये कम रह गया, ये कम रह गया तो दूसरा बढ़ गया, तो अगर ये कुछ डाइवर्जेंस आ जाती है, हट जाता है वो इक्विलिब्रियम से, तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज कॉल्ड नाइफ एज प्रॉब्लम। उसको क्या बोलते हैं, नाइफ एज की प्रॉब्लम हो गई है, नाइफ एज अटक गया है, डाइवर्ज हो गया है, टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, नाइफ एज प्रॉब्लम बोलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये थी उसकी कुछ इक्विलिब्रियम
कंडीशंस, ठीक है। अब डाइवर्जेंस के दो केसेस होते हैं, एक होता है डिफ्लेशन और एक होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या डिप्रेशन, ठीक है। देखो पहले इसको समझ लेते हैं, क्या लिखा है, व्हेन वारंटेड ग्रोथ रेट, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मेरे पेपर में 150 नंबर तो आ ही जाएंगे, बट हुआ क्या, मेरे पेपर में नंबर आए 100, मैं उदास हो गई, मैं जब उदास हो गई तो मैं डिप्रेशन में चली गई। वही चीज यहाँ हुई है, कंट्री ने एक्सपेक्ट किया 150 करोड़ का रिटर्न, कंट्री ने एक्सपेक्ट की 150 करोड़ की इनकम, बट उसको हुई कितनी, 100। तो कंट्री इज इन डिप्रेशन, कंट्री इज इन डिप्रेशन, समझ में आया। जब कंट्री डिप्रेशन में होगी मतलब वहां के सब लोगों की इनकम कम होगी, ग्रोथ कम है तो इनकम क्या होगी, कम होगी। जब सबकी वहां पर इनकम ही कम है तो वहां पर लोग डिमांड भी तो कम ही करेंगे ना, कम करेंगे ना। तो जब वो लोग डिमांड कम करेंगे तो इकोनॉमी में क्या होता है, जब डिमांड कम होती है तो प्राइजेस भी कम कर देते हैं सो दैट लोग उसको खरीदें, ठीक है, सो दैट लॉस से बचने के लिए उसको डिस्काउंट रेट्स में बेच देंगे तो लोगों को मोटिवेट करेगा वो उनको उस प्रोडक्ट को खरीदने में, ठीक है। तो वो यही चीज़ करेंगे, अगर उसकी इनकम कम होगी तो डिमांड बंदा कम करेगा, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन वाली सोसाइटी है, ठीक है। और जब डिप्रेशन होगा तो डिमांड भी कम है, डिमांड कम है तो इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस को भी घटाना पड़ेगा सो दैट डिमांड इंक्रीज कर पाए। तो जब प्राइजेस कम होते हैं तो इस सिनेरियो को बोलते हैं डिफ्लेशन, इस सिनेरियो को बोलते हैं डिफ्लेशन, दस डिफ्लेशन, ठीक है। जब हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज मोर देन एक्चुअल ग्रोथ रेट तो हम किस सिचुएशन को फेस करते हैं, हम डिप्रेशन और डिफ्लेशन को फेस करते हैं, ठीक है। अब इसी में देखा जाए तो हमारी कैपिटल आउटपुट रेशो ज़्यादा है, मैंने क्या बताया था, कैपिटल आउटपुट रेशो जितनी कम उतनी ग्रोथ ज़्यादा, बट यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशो ज़्यादा है, दैट मीन्स ग्रोथ कम, ग्रोथ कम तो मतलब डिप्रेशन खत्म। चलो नेक्स्ट इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, बिल्कुल इससे उल्टा केस। अब देखो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना एंड बूम मतलब खुशी, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे ना एटलीस्ट 150 में से मेरे 100 नंबर तो आ ही जाएंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया, बट मेरे नंबर तो यार 150 आ गए, भाई साहब मैं तो बहुत खुश, ठीक है। अब जब मैं खुश हूँ, खुश मतलब बूम, इधर उधर चहक रही हूँ, ठीक है, तो बूम की सिचुएशन है मेरे पास, बूम की सिचुएशन है। उसी तरह कंट्री में भी, कंट्री ने एक्सपेक्ट किया था कि 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, बट हो कितने का गया, 150 करोड़ का हो गया, कंट्री खुशहाल, ठीक है। अब देखो जब कंट्री खुशहाल है तो उसके पास इनकम ज्यादा आ गई, इनकम ज्यादा है तभी तो खुशहाल है, तो इनकम ज्यादा है तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगी ना प्रोडक्ट का, इनकम ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा। अब इतना सारा डिमांड हो गया मार्केट में बट प्रोडक्ट तो बहुत कम अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे सो दैट उस डिमांड को रिड्यूस कब कर सके, ठीक है, सो दैट डिमांड नॉर्मल स्टेबल कर सके, ठीक है। तो उस टाइम पे प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ने का मतलब सिंपल सा है हमारा इन्फ्लेशन, समझ में आ गया अब, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी, और यहाँ पर हमारी जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो कम है, जितनी कैपिटल आउटपुट रेशो कम उतना ज्यादा इनकम, ठीक है। सो दैट इज इन्फ्लेशन या बूम की सिचुएशन। ये क्या है, नाइफ एज प्रॉब्लम या डाइवर्जेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम। चलो आगे, हो गया हैरेड का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं डॉमर के पॉइंट ऑफ व्यू की। डॉमर ने दो चीजें एक्सप्लेन करी है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। देखो डिमांड साइड हमारी फोकस्ड है कंज्यूमर पे, ओके, एंड सप्लाई साइड हमारी फोकस्ड है प्रोड्यूसर पे, ओके। सो डिमांड साइड मतलब इनकम जनरेटिंग इफेक्ट एंड सप्लाई साइड मतलब कैपेसिटी। डिमांड, बंदा डिमांड किस चीज से इन्फ्लुएंस होकर करता है कि अगर उसकी इनकम ज्यादा हो तो दैट मींस इनकम जनरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। डिमांड वो कैसे करेगा, जब उसकी इनकम बढ़ेगी, एंड सप्लाई वो किस तरह से कर पाएगा, प्रोड्यूसर एक चीज को मार्केट में सप्लाई किस तरह से कर पाएगा, अगर उसके पास उतनी प्रोडक्शन हुई है तभी कर पाएगा ना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इसका फॉर्मूला, सबसे पहले चलो फॉर्मूला से पहले लेट अस रीड दिस, इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स इनकम, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ती है, सबको पता है
इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ती है, अभी तक यही बात करते हुए आए हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा टूल्स वगैरह लगाएंगे इनकम बढ़ेगी। लेबर की इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये इसकी सिंपल सी बात करी है इसने कि डिमांड साइड में मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो बंदा ज़्यादा डिमांड कर पाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन क्या है मैम, ये क्या फॉर्मूला है बता दो। देखो, चेंज इन इनकम फॉर डिमांड, डिमांड के लिए मुझे इनकम की ज़रूरत है, मैं कस्टमर हूँ, मुझे डिमांड करने के लिए इनकम की ज़रूरत है। तो एज अ कस्टमर मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है कि मैं कितना पार्ट सेव कर रही हूँ अपनी इनकम का, ठीक है। और कैपिटल आउटपुट रेशो पे भी डिपेंड करेगी मेरी इनकम। पहले ही बता दिया था आपको एक्चुअल ग्रोथ रेट में कि जो मेरी इनकम है वो डिपेंड करती है मेरे कैपिटल आउटपुट रेशो पे, वो भी इनवर्सली। कैपिटल आउटपुट रेशो अगर ज़्यादा है तो इनकम कम, कैपिटल आउटपुट रेशो कम है तो इनकम ज़्यादा, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। कैपिटल आउटपुट रेशो को नीचे कर दिया और सेविंग में किस में से करती हूँ, इनकम में से करती हूँ ना, उसी इनकम में से मैं कुछ पार्ट सेव कर लूँगी। तो SY, इसका आप फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरी एक कस्टमर की इनकम में चेंज कब आएगा, जब वो सेव करेगा अपने कुछ पार्ट इनकम का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो, कि कितना कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ रहा है या घट रहा है। उन दो चीज़ों से मेरी इनकम डिमांड है वो चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में हम प्रोड्यूसर फोकस्ड है कि प्रोड्यूसर की इनकम कैसे बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ इट सप्लाई। तो इसमें मैंने ले लिया कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करी थी ना पहले, वही सेम चीज इसमें भी आ जाएगी। सो चेंज इन Y इज इक्वल टू इज द फंक्शन ऑफ, पहले तो वो फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। सेविंग से डायरेक्टली रिलेटेड था, बताया था ना आपको। तो जो मेरा सप्लाई है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मेरी सेविंग से, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट कम तो इनकम कम। यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। उसके बाद देखो, और जो मेरी इनकम है सप्लाई साइड से वो डिपेंड करेगी मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट पे भी। यहाँ पे मैंने कैपिटल रिक्वायरमेंट को ना इस सिंबल से मतलब 1/CR को ना मैंने इस सिंबल से डिनोट किया, ठीक है, सो दैट वो 1/ ऐसे ना लगाना पड़े, सिंपल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/I/CR, ये भी मेरा चेंज इन इनकम ड्यू टू सप्लाई ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको। सो जो मेरी सप्लाई साइड की इनकम है ना, मतलब जो मेरी प्रोड्यूसर की इनकम है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। पहली चीज़ तो उसने कितना इन्वेस्ट किया, वो जितना इन्वेस्ट करके जितना बनाकर बेचेगा उस चीज़ पर उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। दूसरा उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट पर या कैपिटल प्रोडक्टिविटी पे, कि जो कैपिटल उसके पास अवेलेबल है वो कितनी प्रोडक्टिव है, और दूसरी चीज़ उसको कितनी नई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर उसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसकी इनकम कम, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन। ये देखो इनवर्स रिलेशन, अगर उसको कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा है तो इनकम कम, और अगर कैपिटल रिक्वायर्ड कम है तो इनकम ज़्यादा। उसी तरह से हम ये फॉर्मूला भी बना लेते हैं, ये दो चीज़ें हैं। तो चेंज इन इनकम ड्यू टू सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट अपॉन CR। 1/CR को मैंने एज सिग्मा भी डिनोट कर दिया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट एड्स टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट इज मशीन्स और फैक्ट्रीज। इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। डिमांड साइड समझ में आ गई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट सप्लाई साइड समझ में आ गई प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इक्विलिब्रियम कब होगा मैम और डाइवर्जेंस कब होगी, उसमें हैरेट पॉइंट ऑफ व्यू में रेट्स की बात होती है, इसमें डिमांड साइड और सप्लाई साइड की बात होती है। देखो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारा डिमांड साइड और सप्लाई साइड इक्वल होगा। जितना मार्केट में डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। बट अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम है, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं ताकि डिमांड को कम कर सके, है ना। डिमांड को नीचे लेके आ सके तो हम क्या करते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन, ओके। एंड सिमिलरली व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, मतलब स्टॉक बहुत अच्छा अवेलेबल है, स्टॉक बहुत अच्छा अवेलेबल है, बट डिमांड करने वाला ही कोई नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो
कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड को अप करने के लिए प्राइजेस को कम कर देंगे ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके इस प्रोडक्ट के लिए। तो प्राइजेस कम, दैट मीन्स डिफ्लेशन। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। डिमांड साइड अगर ज्यादा है, सप्लाई से डिमांड कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हूँ किसी चीज की, तो उसको पता चल गया कि मुझे उस चीज की रिक्वायरमेंट है, मेरे बायर को पता, सेलर को पता चल गया कि मुझे उस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, प्राइसेस बढ़ा देगा कि ये तो लेगी ही लेगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर सप्लायर को पता है कि मेरी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है बट मुझे इसको बेचना ही बेचना है, तो वो क्या करेगा, उसका प्राइस कम कर देगा, दैट मीन्स डिफ्लेशन। समझ में आ गया होगा आपको शायद से। ठीक है। क्या क्या पढ़ा भाई साहब हमने पढ़े कुछ न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल दिया ना चुपचाप करके आना, उसको कमेंट्स में उसका आंसर लिखो। समझ में आया? ठीक है। और अगर नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट्स में ये भी लिख दो कि मैम समझ में नहीं आया, दोबारा से करवा दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अब इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस ढूंढने स्टार्ट कर दो हैरेड-डोमन मॉडल के। ठीक है। उनको देखो, अगर समझ में आ रहे हैं तो सॉल्व करो, मुझे बताओ कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स में क्वेश्चन भी तुम ड्रॉप आउट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन डेफिनेटली कवर अप कर दूंगी इस मॉडल से रिलेटेड। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप अच्छी से अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद से कमेंट्स में लिख देना इसका आंसर जो क्वेश्चन दिया है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।